हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, लर्निंग केमिस्ट्री पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए हाल ही में एक बहुत ही शानदार प्लानिंग के साथ टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है और इस टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो कल ही हुआ है और जिसका वीडियो सॉल्यूशन हम इसमें लेने वाले हैं। कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे ये तो एक अलग बात है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के प्रश्नों को सोल्व करने से पहले ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक काम करता हूं, अपनी जगह पे आ जाता हूं। पहले बार बार आना, इधर उधर होना ज्यादा ठीक नहीं है, अपनी जगह पकड़ लेनी चाहिए। ओके, यस। टेस्ट सीरीज लॉन्चिंग के समय भी मैंने आपको ये कहा था कि ये जो टेस्ट सीरीज है वो बेसिकली आपके लिए एक टेस्ट सीरीज नहीं, ये कंप्लीट कोर्स साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हर कॉन्सेप्ट को टच करने वाले सवाल आपको मिलेंगे। आरपीएससी के जो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे और इसीलिए हम शॉर्ट में यदि कहना चाहें तो ये जो टेस्ट सीरीज है साथियों, इसमें चार जो इंपॉर्टेंट इसके जो पार्ट हैं वो यही है कि इस टेस्ट सीरीज में कॉन्सेप्ट पे अच्छा काम मिलेगा, आपको क्वालिटी भरपूर मिलेगी, एनसीईआरटी पर कंप्लीट फोकस मिलेगा और आरपीएससी की जो परीक्षाओं का लेवल है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो परीक्षाओं का जो लेवल है उसके हिसाब से ये आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, अब इस टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट मोल कॉन्सेप्ट का हुआ है, ठीक है, बेसिकली हमने लर्निंग केमिस्ट्री ने इस टेस्ट को आपके लिए फ्री कर दिया गया है और अब यह जो पहला टेस्ट मोल कॉन्सेप्ट पे हुआ है, जिनमें ये टॉपिक्स को शामिल किया गया था, ये अब आपके लिए फ्री टेस्ट हो गया है। इसलिए ये टेस्ट और इसका ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ये आपके लिए फ्री में अवेलेबल रहेगा। और ये कहाँ मिलेगा? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, इस मोल कॉन्सेप्ट वाले टेस्ट के अलावा भी आपको बहुत सारे डेमो टेस्ट मिलते हैं एप्लीकेशन में ही। ये जो हमारा कोर्स है टेस्ट सीरीज वाला, इसी में ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? आपको जो टेस्ट सीरीज का जो कोर्स है उस पर क्लिक करके कंटेंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जो अलग अलग फोल्डर्स हैं आप उनमें देखेंगे तो कुछ में डेमो टेस्ट हैं और ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो फेज 1 का जो टेस्ट है मोल कॉन्सेप्ट, ये वहां पर फ्री किया हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, अब कल ही ये टेस्ट हुआ है, आज हम इसका वीडियो सॉल्यूशन लेने वाले हैं। कल ही टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी जो रैंक लिस्ट है वो शेयर कर दी गई थी, आप आराम से इसकी जो रैंक लिस्ट है वो भी हमारी देख सकते हो। अब ये जो खास बात क्या है, ये जो जितने भी वीडियो सॉल्यूशन होंगे इन टेस्टों के, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल वीडियो सॉल्यूशन होने वाले हैं, जिनसे कुल मिलाकर के आपका जो चैप्टर है, आपका जो टॉपिक है, आप बहुत शानदार तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हो और सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। यदि कोई कॉन्सेप्ट आपका छूट गया तो वो जाहिर सी बात है टेस्ट सीरीज में आपके सामने जरूर आने वाला है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे मैं इस स्लाइड पे क्यों रुका हुआ हूं, क्योंकि मुझे अब एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है और वो है आपका ये जो टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है लर्निंग केमिस्ट्री ने, टीचर्स डे यानी कि 2 दिन बाद में शिक्षक दिवस जो आने वाला है 5 सितंबर 2024 को, उस पर टेस्ट सीरीज पर और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो कोर्स है लर्निंग केमिस्ट्री का, उन दोनों पर आपको एक शानदार ऑफर देखने को मिलेगा। तो 5 सितंबर का इंतजार कीजिए, 2 दिन और है और एक शानदार ऑफर के साथ आपके पास अवेलेबल रहेगी टेस्ट सीरीज और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स। ठीक है, अब हमारी बातें हैं वो बहुत हो गई, ऑफर का अनाउंसमेंट भी हो गया। अब हम 1 बाय 1 करके ये जो मोल कॉन्सेप्ट का ये जो टेस्ट था, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री फेज 1 में यूनिट 1 मोल कॉन्सेप्ट का ये जो टेस्ट था उसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। 2 घंटे का ये टेस्ट था जिसमें 50 एमसीक्यू आपको देखने को मिले थे। 3 नंबर का एक एमसीक्यू था, जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो आरपीएससी पैटर्न पे -1/3 आपकी रखी गई है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ बस यही है। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसके जो सवाल हैं उनको हम लोग लेते चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भी सवाल है उसका जो आंसर है वो ये आ रहा है तो आखिर क्यों आ रहा है। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 1 यूनिट नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, 1u इज नॉट इक्वल टू, 1u किसके बराबर नहीं है? 1u का मतलब है यूनिफाइड मास, और जो यूनिफाइड मास होती है वो क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। कार्बन 12 जो एटम होता है उसका जो 1/12 पार्ट होता है, यानी कि कार्बन 12 का जो आपका मास होता है उसका 1/12 जो पार्ट, उसका 12वां हिस्सा जो है 1/12 पार्ट, वो आपका 1 AMU बोल दो उसको,
चाहे तो आप उसको 1U बोल दो। बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब इसमें कितना ग्राम होता है, कितना केजी होता है, ये कैसे निकालेंगे? आपको पता है कार्बन 12 के एक एटम का मास, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, एक एटम का मास कितना होता है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं है, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से नहीं आई, एक्सपेरिमेंटल से आई है, स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, तो ये 1 एटम का मास है और इसके 12 टुकड़े करने हैं ना, 12वां टुकड़ा 1 AMU है। ओके, तो 12 टुकड़ा करने के लिए 12 से आप डिवाइड कर दो, 12 से इसको डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपका कार्बन 12 के एक एटम का 12th पार्ट हो गया, 1/12 पार्ट हो गया, यही एक AMU है, यही एक U है। तो ये है। अब आप देखोगे तो इसमें चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ये है, ठीक है, तो चारों ऑप्शन में ये वैल्यू तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो कोई बात नहीं, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 आपका केजी हो गया। बात आपको समझ में आ गई? अब देख लेते हैं 1U इसके बराबर है या नहीं है। ये है भाई, ये रहा ये वैल्यू, तो 1U की ये वैल्यू केजी में है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है। ये सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। सही बात है, एक कार्बन 12 एटम का जो 12th पार्ट है, 1/12 पार्ट है, वो एक AMU है। ये भी मतलब एक AMU के इक्वल होता है, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। 1/Na, अब आप और समझ लो, ये जो आपका एक U यानी कि एक AMU का जो मास है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये बेसिकली 1/Na के इक्वल भी होता है। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये समझ लो, 1/Na को हम लोग एवोग्राम बोलते हैं, यानी कि जो आपका रेसिप्रोकल होता है एवोगेद्रो कांस्टेंट का 1Na का, उसको हम लोग एवोग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये देख लो कि रेसिप्रोकल करोगे तो 1 कितना करोगे? 1/6 पॉइंट, रेसिप्रोकल किसका? एवोगेद्रो कांस्टेंट का 1/Na, 1 तो Na की वैल्यू यहां रख दो, 6.022 इंटू 10⁻23। यदि आप इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको यही वैल्यू सेम यहां पर मिलने वाली है, 1 पॉइंट आपका 66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो एक U है वो आपकी 1/Na के इक्वल भी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये 1U की वैल्यू है, जबकि उसमें वो पूछ रहा है 1U किसके इक्वल नहीं है। तो भाई किसके इक्वल नहीं है? 1U फोर्थ ऑप्शन के इक्वल नहीं है। ये देखिए, ये फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, सुन लीजिए। ये फोर्थ ऑप्शन 12 ग्राम को डिवाइड कर रहा है एवोगेद्रो नंबर से, यानी कि ये एक कार्बन एटम का मास है। सुन लीजिए, ये एक कार्बन एटम का मास कैलकुलेट करने की जो फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुट करी हुई है, तो ये एक कार्बन एटम का मास है, याद रखिए। तो 1U एक कार्बन एटम का मास नहीं होता, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12U होता है। बात आपको समझ में आ गई? यानी कि ये जो आपका क्या बोलते हैं 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है ना, उसको 12U के इक्वल माना गया है। इतनी बातें हो गई। ओके, तो आपको समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये 1U की ही वैल्यू है। ऑप्शन नंबर 4 वो एक कार्बन एटम का मास है, 1U की वैल्यू नहीं है, इसलिए वही इसमें उत्तर होगा। यस, अगला है 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेज इतना, यानी कि इसने बोला है कि एक एलिमेंट के इतने एटम का मास इतना होता है। ठीक है, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास बताओ। भाई बहुत सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे मैं बताता हूं आपको। आपको यहां पर निकालना है मोलर मास। ठीक है, मोलर मास आप कैसे निकालेंगे? मोलर मास आपको तो पता ही है, मोलर मास आप कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा आप चलो मैं इसको फॉर्मूले से आपको करके सोल्व बताता हूं। सबसे पहले आप एक काम करो, ये जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं उसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लो। वेरी सिंपल, किस में कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ मोल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है, दिया हुआ नंबर कितना है पार्टिकल का, 3.011 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई Na, यानी कि एवोगेद्रो कांस्टेंट, ये लो 6.022 इंटू 10⁻23। ये फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na। यदि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ मोल निकालने का, ये n यानी कि नंबर ऑफ मोल आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो अब आप देख लो कैसे, तो इसको काटोगे आप तो ये नीचे 2 आ जाएगा, इसी तरह से इसको काटोगे तो ये आप काटोगे तो ये 10⁻1 बच जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर तो कुछ नहीं बचा और नीचे 2 इंटू 10 बच गया, तो 1/20 बच गया। तो ये 1/20 मोल्स है बेसिकली। ये इतना जो नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है ये 1/20 मोल्स के इक्वल है। ठीक है, अब समझ लो जरा, 1/20 मोल्स का मास कितना हुआ? का मास हुआ 1.15 ग्राम। तो 1 मोल का मास कितना हुआ?
वेरी सिंपल, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल कितना हुआ 1.15 इंटू 20 इज इक्वल टू 23 ग्राम। ये आ गया मोलर मास। मोलर मास को आप यू में लिख दो तो वो आ गया इसका एटॉमिक मास, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें मोलर मास नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास सबको एएमयू या यू में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन हो गया 23 ग्राम। आपको समझ में आ गई प्लानिंग। पहले नंबर ऑफ मोल निकालना है, फिर आपको पता चल गया नंबर ऑफ मोल कितना है, तो गिवन मास जो है, ठीक है ना, उसको यूज लेते हुए हमें मोलर मास हम आराम से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने इसको सोल्व किया है। ओके, व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम। अभी तो मैंने आपको बताया है, कॉन्सेप्ट समझिए जरा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो कार्बन 12 है उसका जो 1 मोल होता है उसमें 12 ग्राम होते हैं, और उसमें कार्बन एटम कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 कार्बन एटम इसमें होते हैं। ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अब एक बात मुझे बताइए कि जब इसका मतलब ये हुआ कि इतने कार्बन एटम का मास 12 ग्राम हो गया। वापस सुन लो, एक मोल कार्बन 12 में 12 ग्राम तो उसका मोलर मास हो गया। उसमें इतने कार्बन एटम होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। इसका मतलब इतने कार्बन एटम का मास कितना हो गया 12 ग्राम। तो एक कार्बन एटम का मास कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इसको आप सोल्व कर दो, वैल्यू क्या आएगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया हुआ है वो आएगी। ये रही वो वैल्यू, सुन लीजिए 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम। तो ये इस तरह से ये मास ऑफ वन कार्बन एटम आपके सामने आ गया है, ठीक है। क्योंकि मोलर मास कितना है 12 ग्राम। 12 ग्राम में कितने एटम हैं आपके एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, उससे आप डिवाइड कर दो तो 1 एटम का मास आ जाएगा। इसमें कहाँ दिक्कत है। अगला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1280 यू ऑफ ऑक्सीजन गैस। इन्होंने कहा है ऑक्सीजन गैस के 1280 यू आपके पास है, ठीक है। इसमें आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। ये देखो क्या कहा, एटम निकालना, ओके, मॉलिक्यूल नहीं निकालना, एटम निकालना है, ओके, यस। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन का मास कितना है। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है भाई 1280। देखो जब यू में मास दिया हुआ होता है या ग्राम में जब मास दिया हुआ होता है तो हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपका एटॉमिक है या मोलिकुलर है। मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एटॉमिक है या मोलिकुलर है, ठीक है। तो हम ये भूल गए कि इन्होंने मोलिकुलर का दिया है या एटॉमिक का दिया है। इन्होंने हमें मास दिया है 1280 यू ऑक्सीजन का मास आपको दिया हुआ है। इन्होंने कहा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना है 16U, यानी कि 16U होता है एक ऑक्सीजन एटम में, ठीक है, ओके। तो एटॉमिक मास है इसका 16U, इससे आप डिवाइड कर दो, यानी कि ये तो देखो गिवन मास हो गया 1280 और एक एटम का मास हुआ 16U। तो अब आप इससे डिवाइड कर दो तो 80 ऑक्सीजन एटम आपके आ गए, ठीक है। इसी सवाल में ये आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी पूछ सकता है कि मॉलिक्यूल कितने हैं, तो वो कैसे निकलेगा, गिवन मास कितना है 1280U। अब मॉलिक्यूल निकालने के लिए मॉलिकुलर मास लगाना पड़ेगा, वो कितना होता है ऑक्सीजन का, वो होता है आपका 32U। उस केस में आप इसको काटोगे तो आपका आएगा 40 आपके O2 मोलिक्यूल्स। बात आपको समझ में आ गई। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया, ऑक्सीजन के 80 एटम्स आपके पास हैं। यदि आपके घर में रिश्तेदार आए और वो कहे कि 1280U ऑक्सीजन लाया हूं आपके लिए, इसका मतलब वो कितने ऑक्सीजन के एटम लाए हैं 80 ऑक्सीजन के एटम लाए हैं। आप इस तरह से कैलकुलेट करके उनको बता सकते हैं कि रिश्तेदार जी आप लाए हैं 80 ऑक्सीजन के एटम या फिर 40 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। बात आपको समझ में आ गई है ना। ये एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन था, एनसीईआरटी चैप्टर एंड एक्सरसाइज में ऐसा ही सवाल है, लेकिन अब वो ही सवाल दे देते तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वो तो बच्चे को आने लग गया, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when 1 mole of carbon is burnt in 16 ग्राम of oxygen. ओके, इन्होंने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना कितना जनरेट होगा उसका अमाउंट है उसका अमाउंट कैलकुलेट करो, ठीक है। कब, जब आपका कार्बन का जो एक मोल है, कार्बन का एक मोल 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, कार्बन की और आपके जो ऑक्सीजन की है वो रिएक्शन लिख लेते हैं। ये लो, लिख ली हमने रिएक्शन CO2 बनने की, है ना, कार्बन के कंबशन की, बर्निंग की रिएक्शन लिख ली। ओके, अब हमें क्या पता चला,
हमें पता चला कि इसका जो 1 मोल है वो इसके 1 मोल से रिएक्शन करके इसका 1 मोल बनाता है, यानी कि कार्बन का 1 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 1 मोल किसका बना रहा है, आपके CO2 का बना रहा है। ठीक है, अब और देख लेते हैं इसका मतलब, और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसके 1 मोल में 12 ग्राम होता है, इसमें आपका 32 ग्राम होता है और इसमें आपका होता है 44 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्शन करके CO2 का 44 ग्राम बनाता है। ये तो इक्वेशन से हमने इंफॉर्मेशन ले ली, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन की इक्वेशन है CO2 बनाने वाली, उससे हमने इंफॉर्मेशन ले ली। अब दिया हुआ क्या है उसको पकड़ लेते हैं। दिया इन्होंने क्या है, दिया इन्होंने कहा है कि कार्बन का तो 1 मोल है लेकिन ऑक्सीजन का 16 ग्राम ही है। ओके, यहां पड़ गया पंगा, यानी कि इन्होंने कहा है कार्बन का तो 1 मोल है, कार्बन का तो आपका 1 मोल है। ठीक है, यानी कि कार्बन का 1 मोल से हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का तो आपका 12 ग्राम है और इसका आपका 16 ग्राम ही है। ठीक है, 1 मोल इसका 16 ग्राम इसका, तो ये कितना बनेगा यही तो पता लगाना है। ओके, बहुत ही सीधा सा है, बहुत ही सीधा है। एक बात बताओ, यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब पहले कौन खत्म होगा? तो देखो भाई, कार्बन के 12 ग्राम को ऑक्सीजन का कितना ग्राम लगता है? 32 ग्राम। यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 ग्राम ही है, इसका मतलब ऑक्सीजन पहले खत्म होगा। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो 12 ग्राम कार्बन की और 16 ग्राम ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो ऑक्सीजन पहले खत्म होगा, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है कौन? आपका ऑक्सीजन। इसका मतलब प्रोडक्ट की अमाउंट को डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट की अमाउंट को लिमिट करता है, उसको डिसाइड करता है। ठीक है, अब आप ऑक्सीजन की अमाउंट से निकालोगे कि CO2 कितना बनेगा। बात समझ में आई? अब मैं सीधा सा इसको सोल्व कर देता हूं। कैसे होगा? ऑक्सीजन के 1 मोल से CO2 का 1 मोल बनता है, तो ऑक्सीजन का ये जो आधा मोल दिया हुआ है 16 ग्राम, कितना हुआ? आधा मोल ही हुआ ना। तो आधे मोल से कितना बनेगा? CO2 का भी आधा मोल ही बनेगा और CO2 का आधा मोल हो गया 22 ग्राम। बात खत्म, यानी कि इस रिएक्शन में आपका 6 ग्राम कार्बन बच जाएगा। भाई 12 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम के साथ तो कार्बन का 6 ही करेगा, तो 6 ग्राम कार्बन का बच जाएगा, ऑक्सीजन पूरा कंज्यूम हो जाएगा और 22 ग्राम आपको 22 ग्राम आपको मिलने वाला है CO2। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा। इतनी बात हो गई। यदि इस तरह से भी आपको नहीं समझ में आए तो जो छठी क्लास में बच्चे करते हैं उस तरह से भी हम कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है आपका कि आपका जो 32 ग्राम O2 है ना, वो कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है? तो हम लिख सकते हैं 32 ग्राम O2 प्रोड्यूसेज 44 ग्राम आपका CO2। इतनी बात हो गई। तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूसेज 44 डिवाइडेड बाई 32 ग्राम ऑफ CO2। सही बात है। तो गिवन कितना है? 16 ग्राम ऑफ O2 कितना प्रोड्यूस करेगा? 16 ग्राम ऑफ O2 प्रोड्यूस करेगा 44 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 16। बात आपको समझ में आ गई? ये यहाँ पे 2 आ गया, ये कट गया, ऊपर 22 आ गया, आंसर आ गया 22 ग्राम। बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2-3 तरीकों से, एक तो लॉजिक से, एक इसकी कैलकुलेशन से आपको करके बता दिया। जैसे छोटे बच्चे करते हैं छठी क्लास में कि एक का 10 रुपए से 5 आम आए तो 1 रुपए से कितना आएगा, तो फिर 10 रुपए से कितना आएगा। वैसे ही तो किया मैंने, और क्या किया जो छठी क्लास में हम सीखते हैं। यस, 6 नंबर ये कह रहा है गलत जो है स्टेटमेंट उसको सेलेक्ट करना है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 1 मोल इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एकदम सही है, बिल्कुल है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट है। ठीक है, और इसमें ऐसा यूनिट है और इसको स्मॉल n से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल को। मोलिकुलर मास इज मास ऑफ 1 मोलिक्यूल इन ग्राम। ये गड़बड़ हो गया। मोलिकुलर मास, एक मोलिक्यूल का मास तो होता है, यहां तक तो सही है, लेकिन मोलिकुलर मास और एटॉमिक मास को हम यूनिफाइड मास U से लिखते हैं या AMU से लिखते हैं। ग्राम से तो मोलर मास को लिखते हैं, ग्राम से मोलिकुलर मास को नहीं लिखते हैं। यही गलत स्टेटमेंट है, यही हमारा आंसर है। बात आपको समझ में आ गई? अब यहां पर तीसरा भी पढ़ लेते हैं। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ये बात एकदम सही है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का ग्राम में जितना मास होगा वो उसका मोलर मास है। ठीक है, यानी कि मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है, मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास हमेशा U और AMU में होता है। ठीक है, लास्ट पढ़ लेते हैं। मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मोलिकुलर फॉर्मूला मास। सही बात है कि भाई ये जो मोलर मास जो होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब जैसे आपका ऑक्सीजन एटम है,
एटम ऑक्सीजन का 16 U एटॉमिक मास हो गया, तो 16 ग्राम उसका मोलर मास हो गया ऑक्सीजन एटॉमिक का, ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन का। तो ये न्यूमेरिकल इक्वल हो गया ना, देखो 16 और 16 है ना, यानी कि जो मोलर मास है वो एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास और मोलिकुलर मास के साथ न्यूमेरिकली इक्वल होता है। तो कुल मिलाकर के सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो गलत निकला, क्योंकि मोलिकुलर मास को हम ग्राम में नहीं लिखते, यू में लिखते हैं, ठीक है, ओके। अब जरा देख लो असर्शन, रीजन असर्शन का क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। असर्शन सबसे पहले पढ़ते हैं, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन एन एटम। ये बात एकदम सही है, मोलर मास एक मोल अमाउंट को बताता है और एक मोल अमाउंट में एवोगैड्रो कांस्टेंट जितने एटम होते हैं, ये बात एकदम सही है। अब रीजन पढ़ते हैं, क्या इसका रीजन क्या ये है क्या, अभी देखते हैं। पहले चेक करेंगे दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के सही है। देखो रीजन असर्शन का तरीका मैंने एक अलग से वीडियो में बताया हुआ है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि रीजन असर्शन क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। बाकी यहां हम उसी पैटर्न से फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले असर्शन को हमने चेक कर लिया, असर्शन जो है वो हमारा ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, असर्शन हमारा ट्रू है, ठीक है। अब हम करते हैं इस रीजन को चेक करते हैं, ट्रू है या फॉल्स है। बोथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेंस इतना एटम, एकदम बात सही है, क्योंकि कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम हो गया और एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम होता है, इसमें इतने ही एटम होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब ये दोनों सही है, रीजन और असर्शन। तो इसका मतलब ये हो गया, या तो उत्तर हमारा ए होगा या हमारा बी होगा। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो रीजन है ये असर्शन के लिए सही रीजन है क्या, या कहीं हाँ मतलब ये सही रीजन है क्या। तो देखो भाई, मोलर मास कोई भी एलिमेंट का होता है उसमें एन एटम होते हैं। इसका रीजन क्या ये है क्या कि 12 ग्राम कार्बन में इतने होते हैं या एल्यूमिनियम के 27 ग्राम में इतने एटम होते हैं, ये नहीं है, ये तो पर्टिकुलर केस है। बात को समझो, ठीक है। जबकि आप ऐसे समझो कि ये असर्शन है, ये असर्शन है, उल्टा ये असर्शन है। कौन सा रीजन जो दिया हुआ है वो असर्शन है। अब आप पढ़ो, देखो अब मैं पढ़ता हूं, आपको बिकॉज लगा करके पढ़ता हूं, ठीक है, या पहले वैसे पढ़ता हूं। मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन एन एटम बिकॉज बोथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन इतना, नहीं मतलब मोलर मास जो एलिमेंट का वो एन एटम इसलिए नहीं रखता कि इन दोनों में इतना होता है, नहीं, ठीक है। अब मैं ये जो है रीजन उसको असर्शन मानता हूं और असर्शन को रीजन मान करके इसको पढ़ता हूं। देखो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन्स इतना एटम बिकॉज मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन एन एटम, ये सही है। कार्बन के 12 ग्राम में और एल्यूमिनियम के 27 ग्राम में एन यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। और ये क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मोलर मास में, यानी कि किसी भी एलिमेंट के मोलर मास में एवोगैड्रो नंबर जितने ही एटम होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन के 12 और 27 ग्राम एल्यूमिनियम में इतने एटम होते हैं। तो कुल मिला के यहां पर रीजन और असर्शन को उल्टा लिखा हुआ था। जो असर्शन है उसको रीजन में लिख दिया गया और जो रीजन था उसको असर्शन में लिख दिया गया। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत बारीक अंतर होता है ऑप्शन ए और बी में, जो आपको पहचानने की जरूरत है। तो इसका उत्तर आ गया बी, कि भाई जो दोनों सही है लेकिन जो रीजन है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी रीजन असर्शन का सवाल है। सबसे पहले हम दोनों स्टेटमेंट पढ़ करके ट्रू एंड फॉल्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो रीजन है उसकी सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ओके। सबसे पहले पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ SO2 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ O2। इन्होंने कहा है कि SO2 के 64 ग्राम में उतने ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट, मतलब ऑक्सीजन के 32 ग्राम में, 32 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उससे डबल इसमें होते हैं 64 ऑफ SO2 में। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हमें समझ रखा है बेवकूफ। कैसे, मैं बताता हूं आपको। 64 ग्राम ऑफ SO2 ये भी 1 मोल हो गया, 32 ग्राम ऑफ O2 ये भी 1 मोल हो गया। इसका मतलब इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, सेम नंबर है इन दोनों में मॉलिक्यूल्स का। जबकि ये कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन SO2 इज ट्वाइस द नंबर ऑफ, नहीं भाई ट्वाइस नहीं है, सेम नंबर है। इसका मतलब ये असर्शन हो गया फॉल्स, असर्शन फॉल्स हो गया। इसने हमें ये अमाउंट 64 और 32 दिखा करके हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हम बच गए, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स। मोलिकुलर मास ऑफ SO2 इज डबल देन O2, ये बात सही है। मोलिकुलर मास SO2 का 64U होता है,
64U और इसका होता है 32U। इसका मतलब ये बात तो सही है कि SO2 का मोलिकुलर मास O2 से डबल होता है, तो ये हो गया ट्रू। तो भाई ये तो आसान वाला रीजन असर्शन हो गया, इसमें धोखा एक्चुअल में कुछ और था जिससे हम बच गए। तो आपका जो असर्शन है वो फॉल्स है, रीजन आपका ट्रू है, यानी कि आपका डी आंसर आ गया। ठीक है, आपका डी आंसर आ गया। तो मतलब आपने देखा इसने मास डबल दिखा करके हमें ये कोशिश करी ये कन्विंस करने की कि मास डबल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डबल होगा। नहीं भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, और उन दोनों का नंबर ऑफ मोल एक था। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देख लो, काफी आसान है। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, यानी कि एक स्टील के वेसल लिया। स्टील का वेसल का मतलब समझते हो ना, हिंदी में वेसल को बर्तन कहते हैं। ठीक है, तो वो लिया, एक क्लोज वेसल लिया कुल मिलाकर के, उसमें इतना ग्राम ऑक्सीजन लिया और इतना ग्राम हाइड्रोजन लिया, और फिर कहा कि भाई इसमें वाटर कितना बनेगा बोल करके अभी बता देते हैं इनको। हमें इसमें इस तरह के जो है वो क्वेश्चन करने में हमें एकदम महारत हासिल है, इस तरह के क्वेश्चन हमें करने में। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करके बताता हूँ। पहले तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, आपका H2 प्लस में 2O2। ठीक है, और ये बन गया आपका 2H2O, यानी कि देखो नहीं, ये मैंने गलत लिख दी इक्वेशन। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर तो 2 नहीं आएगा, 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये बैलेंस है, इसका मतलब इसका 2 मोल जो है वो रिएक्ट करता है इसके 1 मोल से, और 2 मोल H2O का बनता है। अब इसकी अमाउंट लिख देते हैं। इसका 2 मोल हो गया 4 ग्राम, यानी कि इसका 4 ग्राम, इसके 32 ग्राम, 1 मोल 32 ग्राम हो गया। इससे रिएक्शन करके आपका 36 ग्राम जो है H2O प्रोड्यूस होता है। ये जो इक्वेशन थी उससे हमने इंफॉर्मेशन ली है, उससे हमने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन ली है। इसमें अभी तक के जो हमने किया है उसमें क्वेश्चन का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन तो हम अब देखेंगे। 10 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा है। अब देखो भाई, H2 का मोलिकुलर मास होता है 2U, तो मोलर मास हो गया 2 ग्राम, यानी कि एक मोल में 2 ग्राम, तो 10 ग्राम में कितने मोल? तो भाई इसके यहाँ पर 5 मोल दिए हुए हैं, ये लो। ठीक है, 5 मोल। ऑक्सीजन के 64, यानी कि 32 होता है ना मोलर मास, तो 64 दिए हुए हैं, इसका मतलब इसका 2 मोल दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो ही प्रोडक्ट के अमाउंट का को डिटरमाइन करता है, उसको लिमिट करता है। इसलिए जब भी प्रोडक्ट का मोल कॉन्सेप्ट वाले जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, इनको हमेशा ये फाइंड करते हुए करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, यानी कि पहले कौन खत्म हो रहा है, वही प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आपका क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? देखो मैं आपको सीधा सीधा सा बात बता दूं कैसे। ये जो H2 है इसके 2 मोल को ऑक्सीजन का 1 मोल चाहिए। ठीक है, तो H2 के 5 मोल को कितना चाहिए? भाई 5 मोल को इसका ऑक्सीजन का 2.5 मोल चाहिए। वेरी सिंपल। देखो 2 मोल को 1 मोल, तो 4 मोल को 2 मोल और 5 मोल को 2.5 मोल चाहिए ऑक्सीजन का, यानी कि 2.5 मोल ऑक्सीजन का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो हमें 64 ग्राम यानी कि 2 मोल ही दिया है। इसका मतलब यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि पहले कौन खत्म होगा इन दोनों के रिएक्शन में? 5 मोल यानी कि 10 ग्राम H2 और ये आपका जो 64 ग्राम O2 दिया है, इनमें पहले कौन खत्म होगा? इनमें पहले खत्म होगा आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का 2.5 मोल चाहिए था 5 ग्राम हाइड्रोजन के लिए, लेकिन दिया इन्होंने 2 मोल ही है, 64 ग्राम ही है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया O2। अब O2 डिसाइड करेगा कि H2O कितना बनेगा। अब सुन लो अच्छी तरह से, जब 1 मोल है, 1 मोल से बन रहा है 2 मोल H2O, तो 2 मोल से कितना बनेगा? 4 मोल H2O। कहानी खत्म। बात आपको अभी भी नहीं समझ में आ गई होगी। आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इंफॉर्मेशन विड्रॉ करो। ऑक्सीजन के 1 मोल से 2 मोल H2O बना, तो ऑक्सीजन के 2 मोल इन्होंने दिए हैं 64 ग्राम यानी कि 2 मोल, 2 मोल से कितना बनेगा? 4 मोल H2O बनेगा। बात खत्म। ये हमने ऑक्सीजन से ही क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। यहां पर आप हाइड्रोजन से मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? 2 केमिकल की रिएक्शन में जो पहले खत्म हो रहा है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, जो बचा रह जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें आंसर आपका आने वाला है 4 मोल। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट ने डिसाइड कर दिया कि ये कितना हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। 10 हम ले रहे हैं।
ये कह रहा है 1 ml ऑफ वाटर में 20 बूंद होती है, 1 ml में 20 ड्रॉप होती है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 ड्रॉप, एक ड्रॉप में कितने वाटर मॉलिक्यूल हुई है, जबकि वाटर की डेंसिटी इतनी है। ओके, यानी कि एक पानी की बूंद में हम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल निकालने वाले हैं साथियों, और ये मोल कॉन्सेप्ट से देखो कितना आसानी से संभव है, ठीक है ना। इन्होंने हमें डेटा दिया है कि 1 ml और डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब इस 1 ml का मास कितना हुआ, डेंसिटी के हिसाब से 1 ml का मास हो गया 1 ग्राम। सही बात है ना। आप चाहो तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ना, मास इनटू वॉल्यूम वाला, वो लगा करके देख लेना तो वो हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात हो गई है ना। ओके, अब ये मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब डेंसिटी हम किसी की 1 लेते हैं तो उसका वॉल्यूम और उसका मास इक्वल होता है। तो 1 ml का मास कितना हो गया, 1 ग्राम, यानी कि हमें इसने 1 ग्राम में 20 ड्रॉप होती है। कुल मिला के बात ये हो गया, 1 ग्राम में कितनी ड्रॉप होती है, 20 ड्रॉप होती है वाटर की। तो मास ऑफ आपका क्या बोलते हैं, हाँ 20 ड्रॉप होती है ना, तो मास ऑफ 1 ड्रॉप निकालना पड़ेगा हमें। मास, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ड्रॉप में निकालना है ना, तो सबसे पहले मास ऑफ 1 ड्रॉप निकालना पड़ेगा। मास ऑफ 1 ड्रॉप आप कैसे निकालेंगे, 1 ग्राम में 20 ड्रॉप होती है, तो 1/20 करेंगे, 1/20 ये आ गया मास ऑफ 1 ड्रॉप, ठीक है। मास ऑफ 1 ड्रॉप को हम 0.05 ग्राम भी लिख सकते हैं, यानी कि एक बूंद वाटर की, एक ड्रॉप वाटर की 0.05 ग्राम की होगी। इतनी बात होगी, ओके। अब आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमेशा नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ता है, ठीक है। मास को हम डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते, हमें नंबर ऑफ मोल पहले निकालना पड़ेगा। तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो और फिर उसको आप Na से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालो आप। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो पानी की एक ड्रॉप में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो एक ड्रॉप का मास कितना हुआ, 0.05 ग्राम, ठीक है। तो ये गिवन मास हो गया 0.05 ग्राम। मोलर मास कितना है पानी का, 18 ग्राम। ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Na से, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज है। देखो मैं यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, वो टाइम भी लेता है और जगह भी लेता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप। ये लो 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप में ये कैसे निकला, क्योंकि हमने 1 ड्रॉप का ये क्या लिया हुआ है, ये लिया हुआ है 1 ड्रॉप का नंबर ऑफ मोल, 1 ड्रॉप का गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। 1 ड्रॉप का नंबर ऑफ मोल आ गया और नंबर ऑफ मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब साथियों ये आप करेंगे तो आपको वेरी सिंपल, देखो मैं बताऊं कैसे होगा। डिवाइड करने के लिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल है ना, इसको उड़ा दो, इसको उड़ाओगे, डेसिमल को हटाओगे, तो यहाँ 23 की जगह आपको करना पड़ेगा पावर 21। इतनी बात हो गई। अब आप ये ऊपर 5 हो गया ना, 5 को और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर लगभग 30 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 18 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेटली इसको करोगे तो ये 1.6 के इक्वल आएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर 21, यानी कि आपका ये उत्तर सही है। आप 10 टू पावर 21 से भी इसको पकड़ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हल्का बहुत निकालना पड़ेगा। तो आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, काफी शानदार था। ये आपको ये भी समझाता है कि डेंसिटी यदि दी हुई हो और वॉल्यूम दिया हुआ हो तो मास कैसे निकालना है ना। फंडामेंटल जो आपका जो फॉर्मूला है डेंसिटी का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है मास बाई वॉल्यूम, तो यहां आपको मास निकालने के लिए क्या करना था, डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना था। तो ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये 1 और 1 को करोगे तो 1 ग्राम आ गया। तो 1 ग्राम मास हमने निकाला 20 ड्रॉप का। तो एक ड्रॉप का फिर मास निकाला, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल 20 ड्रॉप में नहीं निकालने, एक ड्रॉप में निकालने हैं, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन है ना, मैं आपको कह दूं यही क्वेश्चन 1 ml वाटर में आपको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पूछ लेगा। अब आप कर लेना इसको, ठीक है, इसको कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने एक जो है ड्रॉप का मास निकाला, वो इतना आ गया। एक ड्रॉप का मास निकालने के बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, और उसको Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें एक ड्रॉप में वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। अब बताओ आप यदि अपने घर वालों को समझा सकते हो कि भाई मैं एक ड्रॉप वाटर में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाल के बता सकता हूं, तो वो मान लेंगे क्या? वो यदि मोल कॉन्सेप्ट आएगा तो ही मानेंगे, अदरवाइज वो कहेंगे क्या मजाक कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, एक ड्रॉप में पानी के मॉलिक्यूल कितने थोड़ी ना कैसे पता चलेगा। ओके यस, तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा ये हमारा अगला सवाल आ गया, सवाल नंबर 11, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस। एक ट्राइएटॉमिक गैस है, उसमें उसके इतने मोल में एटम का नंबर निकालना है। ओके देखो भाई, सबसे पहले तो हम ट्राइएटॉमिक गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की संख्या निकालेंगे।
कैसे निकालेंगे जरा सुन लो। आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल, यदि नंबर ऑफ मोल दिया हुआ हो, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल। मोलिक्यूल कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकलेगा, आपका नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 0.01 इंटू Na से आप मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, ये लो। अब ये तो ट्राइएटॉमिक गैस के नंबर ऑफ मोलिक्यूल आ गए, आपको तो निकालना है एटम की संख्या। तो एक मोलिक्यूल ट्राइएटॉमिक है, इसका मतलब उसमें कितने एटम होते हैं, 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा। वेरी सिंपल, उसमें क्या है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। 0.1 इंटू 6.022 इंटू आपका 10⁻23 इंटू आप कर दोगे 3, तो ये अब आप देख लो, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे, क्योंकि 6 और अब ये जो 3 है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18.066, इतना हो जाएगा। मैं एक बार 23 को छोड़ रहा हूँ, ठीक है, पहले नंबर को प्रोसेस कर लेते हैं। और 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल खिसक करके इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.8066 इंटू, अब आपका आ गया 10⁻23, ऐसे की ऐसे रख दो, अब वैल्यू मैच कर लो। 1.806 इंटू 10⁻23, मेरे ख्याल से तो यही उत्तर होना चाहिए, तो यही इसका उत्तर है साथियों, ठीक है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर था उसको हमने 11 था उसको हमने सोल्व कर लिया। और इसमें हमने ये भी देख लिया कि डायटोमिक गैस होती यदि तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, ट्राइएटोमिक होती तो उतने से मल्टीप्लाई कर लेते। मान लेते हैं यहाँ पर ये लिख देता, देखो CH4, ये लिख देता CH4 का आपका 0.1 मोल है, उसमें कितने आपके एटम हो गए। तो देखो पहले CH4 के मॉलिक्यूल का वो निकाल लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो इतने ही आएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल को Na से मल्टीप्लाई करेंगे। अब CH4 में कितने एटम है, 5 एटम है, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो यहां हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता उस केस में। आप बात को समझ गए, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे और उसको हम एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो उसका आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे उतने नंबर ऑफ मोल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन इतना लीटर ऑफ ए गैस एट STP। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। देखो वापस मैं आपको वही बता दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सीधा आप नहीं निकाल सकते, आपको पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले नंबर ऑफ मोल निकालो। अब यहाँ पर लीटर दिया हुआ है यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। और किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम एक STP पर कितना होता है, वो होता है 22.4 लीटर। तो ये आ गया मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है 89.6 लीटर। ये आपका आ गया दोस्तों नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। आप इसको काट दो तो कितने आ गया, नंबर ऑफ मोल 4, यानी कि उस गैस के आपके पास 4 मोल प्रेजेंट हैं। अब 4 मोल में मोलिक्यूल कितने आएंगे आपको ही पता है, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके वो नंबर ऑफ पार्टिकल आ गए। कुल मिलाकर के इसमें आंसर आपका ये आ गया 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 12 था, काफी आसान था। वॉल्यूम आपको इसमें मोलर वॉल्यूम का जो है वो पता होना चाहिए था कि STP पर 22.4 लेना है और उसको लेकर के आपको नंबर ऑफ मोल निकालना था और नंबर ऑफ मोल से आपको Na से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। छोटे छोटे फॉर्मूला हैं, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगला कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एटम इक्वल टू दोज इन 12 ग्राम ऑफ Mg। ये बोला Mg के 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं उतने एटम इनमें से किस में होते हैं, एटम की बात करिए। ओके, तो आपका 12 ग्राम ऑफ Mg है, इसमें कितने एटम है भाई, देखो 24 ग्राम इसका मोलर मास है और 24 ग्राम में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो 12 ग्राम Mg में कितने हो गए, 12 ग्राम Mg में हो गए इसका आधा 3.011 इंटू 10⁻23, इतनी बात हो गई। ये 12 ग्राम में ये Mg एटम हो गए। अब हमें ये देखना है कि चारों ऑप्शन में इतने एटम किसमें होते हैं, ठीक है। तो ये देख लो 12 ग्राम कार्बन, ये तो भाई 1 मोल हो गया, ये तो 1 मोल हो गया, तो इसमें कैसे होंगे, इसमें तो इतने ही होंगे, Na के इक्वल होंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, है ना, इसमें तो अवोगाद्रो नंबर के इक्वल कार्बन एटम होंगे। ये ऑक्सीजन का 32, ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल इसमें भी Na यानी कि अवोगाद्रो नंबर के इक्वल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर तो यही बचा, टिक लगा दो, बात खत्म। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे आया, ये कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप सीधा सा मुझे ये बताओ कि ये जो 7 ग्राम है N2 का, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है, बस आप मेरे को ये बता दो।
ठीक है। देखो, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, वो आप नंबर ऑफ मोल के थ्रू निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल निकालो और उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, आपके Na से। ठीक है ना। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, गिवन मास कितना है 7 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हुआ N2 का 28 ग्राम, बात खत्म। ये नंबर ऑफ मोल आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल को हम 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये N2 स्पीसीज है और हम यहाँ नंबर ऑफ मोल ले रहे हैं, बात को सॉरी, हम यहाँ मोलिकुलर मास N2 का ले रहे हैं, तो ये N2 मॉलिक्यूल्स का नंबर आ गया। N2 मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है वो आ गया। तो N एटम की संख्या कितनी है वही तो निकालना है, क्योंकि ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस एटम्स इक्वल टू दोज, यानी कि एटम की संख्या निकालनी है, मॉलिक्यूल की संख्या नहीं निकालनी। बात को समझो। तो इतने N2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें एटम कितने होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको देख लो साथियों, कैसे होगा मैं बता देता हूं आपको। इस 2 से आप यहां काटो, ये 14, फिर इस 7 को आप यहां काटो, ये 2, इसका मतलब, और इस 2 को काटो आप इससे, 3.011 इंटू 10⁻23 आ गया, और उतना ही 12 ग्राम mg में है। बात आपको समझ में आ गई? यानी कि सुन लो अच्छी तरह से, फिर मत कहना मुझे कि आपने ये क्या किया सर। ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, यहां पर लोचा ये था कि इन्होंने नंबर ऑफ एटम पूछा है और प्रॉब्लम ये थी कि ऑप्शन में N2 दिया है, यानी कि मॉलिक्यूल दिया है, तो आपको N2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल करके फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करते, तब नाइट्रोजन का एटम आता, और वो जो नंबर आता उससे आप mg के इक्वल देखते, तब पता चलता। ठीक है, या फिर सीधी सी एस के वर्मा ट्रिक है आपका। इसका पहला भी नहीं था, तीसरा भी नहीं था, चौथा, अब चौथे में बी में लेकिन लड़ाई थी, क्योंकि चौथा भी तो था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने चौथा कर दिया होगा। इसका मतलब चौथा ऑप्शन बहुत सोच समझ के डाला गया है। यस, तो ये क्वेश्चन शानदार था, इसने आपको 2 जगह घुमाया है। एक तो कहाँ घुमाया है, यहाँ एटम दिया है, ठीक है, दूसरा यहाँ मॉलिक्यूल दे दिया, इसलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ था। गड़बड़ नहीं था एक्चुअल में, आपको इसमें थोड़ा सा ठंडा दिमाग काम में लेते, और जिस तरह से हमने इसमें एटम निकाले हैं, एटम ऐसे ही तो निकाले हैं हमने, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मोल निकाला, और फिर एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करके एटम निकाला, तो नंबर ऑफ मोल हमने यहाँ भी निकाला, फिर उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लिया, और नंबर ऑफ पार्टिकल को फिर हमने किससे, आपके क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करके इसको हमने क्या कर दिया। यस, हाँ, फाइनल उत्तर हमारा आ गया, और ये हमारा 7 ग्राम था, यानी कि 7 ग्राम में इतने एटम होते हैं, 3.011 इंटू 10⁻23। कई बार मैं ज़्यादा समझा देता हूँ, आपको लगता होगा कि ये बात तो 2 मिनट पहले ही खत्म हो गई थी, फिर भी सर बोले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये सब चलता है, एक टीचर में यही कमी होती है। ठीक है, और तो कोई कमी होती नहीं है मेरे ख्याल से। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द लीस्ट, यानी कि सबसे कम वजन किसका है, सबसे कम वजन किसका है। ओके, अभी बताते हैं सबसे कम वजन किसका है। सबसे पहला पढ़ो, देखो इसमें पढ़ने का ही गेम है, आप पढ़ने में चूक गए मतलब आप चूक गए। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, 2 ग्राम एटम ऑफ N, 2 ग्राम एटम, अरे भाई ग्राम एटम तो किसको बोलते हैं, एटॉमिक मास को बोलते हैं, मोलर मास को बोलते हैं। जब जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो इसको ग्राम में कैसे लिखेंगे, 14 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका आ गया ग्राम एटम, यानी कि ग्राम एटम नंबर ऑफ मोल को बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 मोल ऑफ N है, 2 मोल ऑफ N का मतलब 28 ग्राम है। सुन लो, 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम। बात को समझो, ठीक है, क्योंकि 2 मोल हो गया ग्राम एटम, ग्राम एटम वन मतलब क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं 1 ग्राम एटम, यानी कि 1 मोल हो गया 1 ग्राम एटम किसी एलिमेंट के लिए। ठीक है, ओके, अब आगे देख लेते हैं। 3 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ C, यानी कि C का ये कितना मोल हो गया भाई, आधा मोल हो गया ये, है ना, आधा मोल हो गया, तो इसका 6 ग्राम आएगा। ओके, कार्बन का 6 ग्राम आएगा। ओके, 1 मोल ऑफ S, तो 1 मोल ऑफ S का मोलर मास कितना हुआ भाई, सल्फर का 32 दिया हुआ है ना, तो इसका आ गया 32 ग्राम। ओके, 7 ग्राम ऑफ सिल्वर, ये तो 7 ग्राम ही है। अब देखो मैंने क्या किया भाई, मैंने इसके लिए प्लानिंग करी कि ये कह रहा है कि सबसे कम वजन किसका है, तो सबसे कम वजन का पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कैसे,
आप इन सबको एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दो, जैसे मैंने इन सबको ग्राम में कन्वर्ट किया, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे मास निकालना है, सबका मास का ही तो कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो ग्राम में आप इनका मास निकालते चलो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक ए ऑप्शन में धोखा था कि वो लिख रखा था 2 ग्राम एटम। 2 ग्राम एटम का अब आपको ध्यान होना चाहिए, ग्राम एटम का होता है एलिमेंट के लिए आपका एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं वो, इसका मतलब वो मोलर मास के इक्वल हो गया, इसका मतलब 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। तो 2 ग्राम एटम इज इक्वल टू 2 मोल, तो 2 मोल नाइट्रोजन में 28 ग्राम, तो इसका 28 ग्राम, इसका आधा मोल दिया हुआ है तो 6 ग्राम, इसका 1 मोल दिया हुआ है तो 32, इसका 7 ग्राम, तो इसका तो ग्राम ही दिया उन्होंने। अब आप देख लो सबसे कम किसका है, सबसे कम मेरे ख्याल से कार्बन का हो गया, कार्बन का आधा मोल यानी कि 6 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से जो सवाल थे वो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थे, लेकिन थोड़े से ट्रिकी थे, आप लोगों की परीक्षा ले रहे थे कि किस तरह से ये सोल्व होगा, इन लोगों को आता है या नहीं आता है, ये परीक्षा ले रहे थे ये सवाल। अब ये जो लास्ट सवाल है ये काफ़ी अच्छा सवाल होने वाला है आपके लिए। इन्होंने कहा है Na जो है वो एवोगैड्रो नंबर है, देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन। देखो नाइट्राइड आयन में नाइट्राइड आयन का 4.2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये पूछा है। देखो बहुत ही सावधानी वाला क्वेश्चन है, इसमें तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला सौदा होने वाला है, ठीक है। लेकिन हम सावधानी हटने नहीं देंगे एकदम भी, ठीक है। ओके, अब आप देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन का पता कब चलेगा, आप समझो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें सबसे पहले आयन कितने हैं ये निकालना पड़ेगा, N3 आयन कितने हैं, N3 माइनस आयन कितने वो निकालना पड़ेगा, और वो आयन कब निकलेंगे, जब आपका नंबर ऑफ मोल निकलेगा। बात को समझो, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर N3 माइनस आयन कितने हैं निकालेंगे, फिर एक N3 माइनस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं बताता हूं आपको। जो N3 माइनस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन के इक्वल हो गया, ये नियोन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। 10-10 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों में। तो नियोन में अब आप देख लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, S2 आपका जो वैलेंस शेल होता है, इसमें सेकंड शेल होता है वैलेंस शेल, तो 2s2 2p6, 2s2 2p6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक आपके N3 माइनस आयन में, ठीक है। तो अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए N3 माइनस का टोटल नंबर हमें पता होना चाहिए, और वो निकलेगा नंबर ऑफ मोल से। इसका मतलब सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल गिवन मास कितना है, 4.2 ग्राम। मोलर मास आपका N3 का कितना है, अब कोई कहेगा N3 यानी कि तो आयन, इसका कैसे पता चलेगा, 14 तो नाइट्रोजन का होता है। अरे भाई एलिमेंट का फिक्स होता है वो, चाहे उस पर आप इलेक्ट्रॉन उस पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो चाहे निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। C+ का आपको कोई वो कहेगा कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज है मान लेते हैं, उसका कहेगा इसका एटॉमिक मास कितना है, तो भाई 12 ग्राम ही आएगा, सॉरी 12 यू ही आएगा, ठीक है ना। मोलर मास 12 ग्राम ही आएगा, थोड़ी ना प्लस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने से इसके मास पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो N3 का आपका एटॉमिक मास कितना हुआ, 14 ग्राम, ठीक है। ओ सॉरी N3 माइनस का या नाइट्रोजन का ही लेना है, ओके। ये बात हो गई, ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आ गया नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को Na से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ये आ गया नंबर ऑफ आयन। बात को समझो, देखो ये नंबर ऑफ मोल को हमने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया नंबर ऑफ आयन उतने नंबर ऑफ मोल में, और एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसकी कैलकुलेशन है। अब आपको एक जो सिंपल सी कैलकुलेशन थी ये समझ में आपको आनी चाहिए, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अरे भाई ये क्या है, इसने तो सिंपल कर दिया, इसने तो मल्टीप्लाई कराया ही नहीं, इसने तो Na लिख रखा है। ओके, तो एक काम करो साथियों, आप वैसे तो समझ गए, इसको मैं एक काम करता हूं, इसको लिखता हूं Na, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.3, और 0.3 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा 2.4, क्योंकि 8 या 24 ये डेसिमल लगाओगे तो 2.4 हो गया, ठीक है। तो 2.4 Na इसका आंसर आ गया। ये लो, कहाँ दिक्कत है भाई, इसमें कहाँ दिक्कत है, इलेक्ट्रॉन निकालने थे तो नंबर ऑफ आयन निकालेंगे, नंबर ऑफ आयन के लिए नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाला, Na से मल्टीप्लाई किया, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उससे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ ये आपको टोटल इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है, ये तो कुछ भी पूछ सकता है, देखो इसका कोई भरोसा मत करना आप,
टोटल इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है तो n3 माइनस में 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते आप 8 की जगह, और 10 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता? आपका हो जाता 3Na। बात खत्म। 3Na इलेक्ट्रॉन होते आपके 4.2 ग्राम किसमें? n3 माइनस में। बात आपको समझ में आ गई? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि बात आपको समझ में आ गई है तो आप कैसा भी सवाल निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये सवाल क्या था? अच्छा था, थोड़ा-सा टेक्निक वाला था, ठीक है? तो इस वीडियो में साथियों हम केवल और केवल ये 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखते हो तो आपको सवाल यदि आता है तो आप देखते हो तो भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे, सवाल नहीं आता है तो आप कुछ सीखोगे ही, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।